हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का यार इस वीडियो में। आज के सॉरी काफ़ी दिन मुझे हो गए हैं कोई भी वीडियो बनाए, लेकिन ठीक है, अब मैं उसको कवर अप करता हूँ। और ये वीडियो जो मेरा है ये कार्स के ऊपर नहीं है, ऑटोमोबाइल्स के ऊपर नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा अलग है। लेकिन वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना आप सबको पूरा पड़ेगा ये, अगर आपने वीडियो शुरू कर दिया है तो ये कुछ है। आज जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं इंडिया की, उसको लेकर के मैंने एक एनालिसिस किया है बहुत अच्छा। नंबर्स हैं, लॉजिक्स हैं, सब कुछ इसके अंदर है और अलग अलग सोर्सेज से मैंने डेटा उठाया है और आप लोगों के लिए एनालिसिस किया है। वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, पूरा शुरू से एंड तक ज़रूर देखना। तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी CMIE ने थोड़ा सर्वे किया और एक इंस्टीट्यूशन है उसने एक सर्वे किया और इन लोगों ने मिलजुल करके कुछ डेटा को लोगों के सामने रखा है और उसी डेटा को मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ अपने व्यूज़ और ओपिनियंस के साथ में। तो जो लॉकडाउन किया गया, लॉकडाउन करने में जो गलती की गई नहीं की गई वो एक अलग पार्ट था, बट जो लॉकडाउन किया गया उससे जो एब्सोल्यूट टर्म्स में जो कंडीशंस क्रिएट हुई हैं उनको हम समझते हैं। अप्रैल मंथ में 12.2 करोड़ लोगों के जॉब जो थे वो चले गए और मई मंथ में वही 2 करोड़ लोगों के जॉब लौट आए। जैसे ही थोड़ा सा लॉकडाउन खुला, जॉब लौट आए, तो करीब करीब 10 करोड़ लोग जो पहले काम कर रहे थे वो अब काम नहीं कर रहे हैं। इसमें ध्यान दीजिए, मैंने उन लोगों को इंक्लूड नहीं किया जो लोग जिनकी सैलरी कम हो गई है, 50% हो गई है, पे कट्स हुए हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनकी जॉब परमानेंटली चली गई है। 133 करोड़ में से 10 करोड़ लोगों की जो जॉब थी वो चली गई है। और बिजनेसेस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बिजनेस तो जो थे उनके हैं ही, लेकिन वो ठप हो गए हैं। तो ये सिचुएशन है। अब ये जो 10 करोड़ लोग हैं, ये सब के सब जो हैं ये माइग्रेंट वर्कर्स नहीं है। सब के सब माइग्रेंट वर्कर हो भी नहीं सकते हैं, मिक्स लोग हैं, सब तरह के लोग हैं। बट मैनी ऑफ देम, उनमें से मिडिल क्लास भी हैं, लोअर क्लास भी हैं। तो क्रेडिट विद्या मैंने आपको बताया कि इंस्टीट्यूशन है जिसने सर्वे किया है। सैंपल साइज उसका 5 लाख है। हर तरह के लोगों को उसने अपने जो सर्वे है उसके अंदर इंक्लूड किया है और उसने ये सर्वे किया है। तो गवर्नमेंट ने जो 1.7 लाख करोड़ का इकोनॉमिक पैकेज दिया था, गवर्नमेंट ने उस टाइम माना कि 80 करोड़ लोग इंडिया में पुअर हैं, वो 2 वक्त की रोटी भी अपने लिए अरेंज नहीं कर सकते हैं, तो उनको खाना दिया जाए अलग अलग तरीके से। इस जो 3 महीने तक आपको इतने किलो चावल मिलेगा, इतने किलो आपको वीट मिलेगा, इतने किलो आपको दाल मिलेगा, ये सब जो क्रिएट किया गया ये 3 मंथ के लिए किया गया 80 करोड़ लोगों के लिए। तो गवर्नमेंट खुद ही मान रही है यार कि 80 करोड़ लोग अपने लिए 2 वक्त की रोटी भी मैनेज नहीं कर सकते हैं, तो मतलब वो गरीब हैं इसमें। और उनकी तरफ से कोई डिमांड भी नहीं आएगी, वो कुछ एज ऑन डेट कुछ मेजरली कुछ बाई भी नहीं करेंगे, तो उस तरह की कंडीशंस कभी होंगी ही नहीं। तो 80 करोड़ जो होता है वो होता है 60%, 60.15% पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री ये है। बचे 53 करोड़ लोग, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो 60% है, उसके अलावा जो बाकी की जो पॉपुलेशन है वो ये बचती है। और कंज्यूमर क्लास की अगर बात करें तो यही लोग कंज्यूमर क्लास हमारे कहलाते हैं, जो बचे हुए लोग हैं। तो जो 53 करोड़ पीपल हैं, ये 53 करोड़ पीपल 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए। एक कैटेगरी है एफ्लुएंट पीपल, जो कि संपन्न हैं, धनी हैं। दूसरा है मिड मार्केट, तीसरा है मास मार्केट। एफ्लुएंट लोग जिनकी सैलरी पर मंथ 60,000 से ज़्यादा है वो लोग हैं। मिड मार्केट यानी कि मिडिल क्लास, ये लोग 20,000 से 60,000 रुपये महीना कमाते हैं। और मास मार्केट मतलब आम मार्केट, ये लोगों की सैलरी 10,000 से 20,000 रुपये पर मंथ है। अगर इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो जो एफ्लुएंट लोग हैं वो 10% है, मिड मार्केट के जो लोग हैं वो 20% है और मास मार्केट के यानी कि 70% है। तो कुछ लोगों की नौकरी पूरी तरीके से चली गई, कुछ लोगों की सैलरी नहीं बढ़ी, कुछ लोगों की सैलरी में पे कट्स हुए। तो कर करके जो एवरेज सैलरी रिडक्शन हुआ एफ्लुएंट कैटेगरी में वो हुआ 15%, मिड मार्केट में 25% और मास मार्केट में 56%। तो दोस्तों अब समझो, 80 करोड़ लोगों को तो अब सैलरी मिल रहा है नहीं मिल रहा है इसका बात करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो लोग अपनी 2 वक्त की रोटी भी खुद से अरेंज कर नहीं सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने एज्यूम कर लिया है वो कुछ भी नहीं कमा रहे हैं ऑलमोस्ट। और जो बाकी की जनता जो बची वो
एवरेज ऑन एन एवरेज 30-35% का जो पे कट उनको मिला है 15, 25, 56 को आप देखेंगे अगर प्रोपोर्शन में उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से, तो 1/3 उनका जो सैलरी है वो कम हो गया है ऑलरेडी। तो इस कंडीशन में जब ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन बढ़ता है, सैलरीज बढ़नी चाहिए और एक तरफ 1/3 सैलरी आपकी कम हो जाती है, ये आपकी कंडीशन है। तो अब मैंने इसमें से एक कॉलम डिलीट किया और मैंने एक ऐड किया कि लोगों ने जो एक्सपेंडिचर इन कंजप्शन किया, EIC, एफ्लुएंट लोगों ने 26% अपना जो कंजप्शन था वो जिसमें जो एक्सपेंडिचर करना था वो कम कर दिया। समझें आप बात को कि 100 रुपये आपकी सैलरी थी, 15% घट गई, 85 रह गई। तो और उसके बावजूद आपने ओवर एंड अबाउ, मतलब जितनी आपकी सैलरी घटी थी उतना नहीं, ओवर एंड अबाउ आपने जो कंजप्शन में जो एक्सपेंडिचर है उसको कम कर दिया, यानी कि अपने सेविंग्स को थोड़ा सा परसेंटेज टर्म्स में बढ़ा लिया है आपने, क्योंकि अनसर्टेनिटी है आगे, काफ़ी लंबे टाइम तक अनसर्टेनिटी है, क्या होगा जॉब्स का, क्या होगा कोरोना का, नोबडी नोज। इसलिए जो परसेंटेज सेविंग्स है वो इम्प्रूव और इंक्रीज लोगों ने कर ली है। जो मिड मार्केट है, जिनकी एवरेज सैलरी रिडक्शन 25% है, उन्होंने 24% कंजप्शन में कटौती की। और ऑन द सिमिलर टर्म्स मास मार्केट में जहाँ पर 56% जो सैलरी वो कम हो गई, उन्होंने भी 54% अपना कंजप्शन कम कर लिया। अब आप उन 80 करोड़ लोगों से तो किसी भी तरह की डिमांड या कंजप्शन की बात कर ही नहीं सकते। और जो ये 53 करोड़ लोग हैं, इनके भी 73% आउट ऑफ 70, इसमें से भी 70 जो % लोग हैं, उनका जो सैलरी ही 20,000 से कम था, उन्होंने जो खर्चा करना था उसमें वो 50% से प्लस की कटौती कर दी है। तो उनकी वजह से भी कोई डिमांड नहीं जनरेट होने वाली है इकोनॉमी में। तो इवन आफ्टर 2-3 महीना बंद करने के बाद भी हम बिजनेसेस को खोलेंगे तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा नंबर्स में, क्योंकि डिमांड नहीं है। दिस इज द रियलिटी। जो मास मार्केट जो खरीदारी करता है वो कभी लग्जरी में करता ही नहीं, वो नेसेसिटी में ही खर्च करता है और उसको डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बोलते हैं। और इसके अंदर भी खर्चा नहीं किया जा रहा, मतलब जो लोग ऐसे हैं जो सिर्फ नेसेसरी चीज़ों में ही खर्च करते हैं, वो भी पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं, ये रियलिटी है। तो थोड़ा सा एक एग्जांपल लेकर के अगर समझें हम, तो मिड मार्केट में अगर कोई बंदा 100 रुपये पहले कमाता था मंथली अर्निंग उसकी लॉकडाउन से पहले, उसमें फॉर एग्जांपल 30% की सेविंग्स थी उसकी, तो 70 रुपये का एक्सपेंडिचर वो करता था और 30 रुपया वो सेविंग्स में डालता था। अब चूंकि वो 25% सैलरी कम हो चुकी है तो 75 उसकी सैलरी हो चुकी है और 34% एक्स्ट्रा सेविंग्स वो कर रहा है, मतलब कि 40% सेविंग कर रहा है। मतलब जो एक्सपेंडिचर है वो 44.85 रुपीज़ है। तो आप समझेंगे कि 70 रुपये पहले वो आदमी खर्च करता था, वो 44.85 यानी कि 45 रुपीज़ खर्च करेगा। तो डिमांड आपको गिरती हुई इस एग्जाम्पल के जरिए दिख ही रही है। जो हर कैटेगरी के लोग हैं, चाहे वो एफ्लुएंट लोग हैं, मिड मार्केट, मास मार्केट, लोन सभी ने लिए हुए हैं। और थोड़ा सा भी आपकी जेब में पैसा है, अगर आपको एक डिसेंट सैलरी मिलती है, आप EMI लोन ये सब चलता ही है आपके साथ। तो जब आपकी सैलरीज कम हो रही हैं, खर्चे बढ़ रहे हैं, आप सेविंग्स भी बढ़ा रहे हो, रिस्क ले रहे हो, आपकी कल को पता नहीं क्या रिस्क होगा, इसलिए सेविंग रखना पड़ेगा। तो ऐसे केस में EMI भरने का जो मार्जिन है वो आपका कम हो जाता है। और जो अगर जिन लोगों की सैलरी आ ही नहीं रही है, जिनकी जॉब्स चली गई हैं, उनकी सेविंग्स भी धीरे धीरे एग्जॉस्ट हो रही हैं, वो लोग कैसे EMI भर पाएंगे? तो सर्वे के अनुसार मतलब 2 मंथ का मैक्सिमम EMI कोई भर सकता है। तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा कुछ नहीं, उसके बाद सिर्फ NPA बढ़ेंगे, क्योंकि पैसा कहीं से नहीं आने वाला, जॉब्स इतनी इजीली मिलने वाले नहीं है। और जिसका जॉब चला गया उसको एक कम सैलरी के जॉब में सेटल होना पड़ेगा। वो कैसे करेगा, क्या करेगा, ही नोज, लेकिन NPA तो बढ़ेंगे। अब बात आती है साइकिल की। देखो, कोविड की वजह से लोगों के जो जॉब था, जो सैलरी थी, उसमें लॉस हो गया, उससे डिमांड कम हो गई, एक्सपेंडिचर कम हो गया। एक्सपेंडिचर और डिमांड कम हो गई तो कंपनीज हैं, उनकी ईयर ऑन ईयर जो उनकी जो प्रॉफिट्स हैं, उनके जो मार्जिन्स हैं, उनके जो रेवेन्यूज़ हैं वो गिर जाएंगे बिजनेसेस के, और उससे उनका जो हेडरूम होगा वो कम हो जाएगा। यानी कि वो लेस कैपेक्स वो कम करेंगे, ले ऑफ्स ज़्यादा करेंगे। तो ये जो साइकिल है, और ले ऑफ एक बार हुए तो फिर से आपकी जॉब गई, फिर से आपकी सैलरी कम हुई, तो ये साइकिल है। इस साइकिल से बाहर निकल सकते थे अगर ये जो 20 लाख करोड़ का जो गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक पैकेज का नाटक किया है,
इसमें से जो 17 लाख करोड़ तो लोन्स के फॉर्म में है। मतलब आप ऑलरेडी आदमी के पास पहले ही पैसा नहीं बचा है, उसकी जॉब चली गई, उसकी सैलरी चली गई है, वो ऊपर से ओन लोन देगा और फिर उसको पे करेगा आपको। तो आप समझ सकते हैं कि एनपीएस की हालत कुछ साल बाद और क्या होने वाली है। आज भी खराबी है, कुछ साल बाद और क्या होने वाली है। अगर इसमें से कुछ पैसा गवर्नमेंट कुछ भी करके लोगों के हाथ में देता, तो जो लोगों की सैलरी गई है, जिनका जॉब गया है, सैलरी कम हुआ है, उनके हाथ में डिस्पोजेबल इनकम जो है उनका वो बढ़ता, थोड़ा सा खरीदारी करते, थोड़ा डिमांड क्रिएट होता, कंपनीज को बेनिफिट होता, और ये पूरी साइकिल है जो नेगेटिव एक सेंटिमेंट क्रिएट कर रही है, वो एक शायद पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट कर रही होती। तो क्यों जरूरी हो जाता है हाथ में कैश देना इकोनॉमी को उठाने के लिए ऐसी सिचुएशंस में, वो यहाँ पे समझना जरूरी है। यूएस का जब 1929 का जो ग्रेट डिप्रेशन आया था, उसमें भी सिमिलर सिचुएशंस क्रिएट हुई थी, लेकिन एट द एंड इस तरह की चीज़ें की गई थी कि लोगों के हाथ में कैश दिया गया था, और तब जाकर के यूएस उस रिसेशन से बाहर निकला था। तो बात वही है कि एक एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं, 133 करोड़ लोगों में से 80 करोड़ लोग तो 2 टाइम का खाना भी वो लोग किसी तरीके से जुटा नहीं पा रहे हैं। तो उनसे हम डिमांड या बाइंग आएगी वो कुछ एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। 28% लोगों की सैलरी 10,000 से 20,000 रुपये महीना थी, जिनकी 50% कम हो गई है। तो उस केस में उन लोगों से भी वो सिर्फ अपनी नेसेसिटी को ही किसी तरह जिंदा रखें, वही बहुत बड़ी बात है। तो किसी भी तरह की मेजर बाइंग उनसे भी नहीं आने वाली। ये सम हो जाता है 88% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। बचते हैं 12% लोग। इनके अंदर भी जो एक्सपेंडिचर कंजप्शन में वो कम हुआ है, सैलरी कट्स हुई हैं, तो जो ये 12% लोग पहले एक्सपेंडिचर करते थे, उससे आधा ही अब कर पाएंगे। तो ये सिचुएशन है दोस्तों, समझने की हमको ज़रूरत है। ये सिचुएशन है आज इकॉनमी की, और एक ही तरीका था इसको वापस से उठाने का, अगर लोगों के हाथ में किसी भी तरीके से कैश दिया जाता, ना कि लोन दिए जाते। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड, वीडियोज आते रहेंगे मेरे। थैंक यू वेरी मच।